नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, हम निरंतर जो सीरीज चला रहे हैं, हमने पहले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सीरीज चलाई, जिसमें सभी जानकारियां हमने उसमें दी हैं। उसमें सभी धाराएं उपधाराएं सभी हैं और उसमें आप सभी का बहुत स्नेह मिला। उसके बाद दोस्तों हमने प्रारंभ किया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और उस सीरीज में भी दोस्तों आप सभी का बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह मिला है। उन्हीं सब चीजों से हमने उत्साह प्राप्त किया है और अब जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत ये एक ऐसा अधिनियम बनाया गया है जिसके द्वारा जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए। तो दोस्तों, आज हम ये सीरीज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 प्रारंभ करने जा रहे हैं और मैं ये आशा करता हूं कि इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें भी उनका अधिकार प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 यानी 1992 का अधिनियम संख्याक 19 के संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका दोस्तों अध्याय 1 जिसमें बताया गया है प्रारंभिक, जिसकी धारा 1 बताती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। और दोस्तों इसकी उपधारा 1 कहती है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 है। यानी कि दोस्तों इस अधिनियम को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के नाम से ही जाना जाएगा। उपधारा 2 कहती है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यानी कि दोस्तों पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं इसका विस्तार हर राज्य में संपूर्ण भारत पर है। उपधारा 3 कहती है दोस्तों यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। यानी कि दोस्तों जो केंद्रीय सरकार है वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो तारीख नियत करेगी उसी तारीख से यह प्रवृत्त होगा संपूर्ण भारत में। और दोस्तों इसमें धारा 2 कहती है परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, बिंदु ए कहता है आयोग से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है। बिंदु बी कहता है सदस्य से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उपाध्यक्ष भी है। बिंदु सी कहता है अल्पसंख्यक से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह समुदाय अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए। यानी कि दोस्तों केंद्रीय सरकार जो है वो अपनी जो भी अधिसूचित करेगी जिस भी समुदाय को, वो इसके अंतर्गत माना जाएगा। बिंदु डी कहता है विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो दोस्तों जो हमने धारा 1 बताई है और धारा 2 बताई है, इसके अंतर्गत ये बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 नाम से ही इसे बुलाया जाएगा। और इसमें जो जानकारियां दी गई हैं दोस्तों ये मुख्य तौर पर प्रारंभिक और परिभाषाओं के रूप में दी गई हैं दोस्तों। और दोस्तों अब हम बात करेंगे अध्याय 2 की। अध्याय 2 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में बताया गया है, जिसकी धारा दोस्तों 3 कहती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन। यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन होना है उसके संबंध में बताया गया है दोस्तों, जिसकी धारा 3 की उपधारा 1 कहती है केंद्रीय सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नाम से ज्ञात होगा इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुद्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी।
तो दोस्तों इसमें केंद्रीय सरकार का एक अहम रोल इसमें बताया गया है। और उपधारा 2 कहती है दोस्तों, यह आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। यानी दोस्तों एक बात तो तय है, इस आयोग के अंदर जो योग्य लोग हैं, जो सत्यनिष्ठ लोग हैं, उन्हीं को ही इसमें नाम निर्दिष्ट उनका किया जाएगा। परंतु अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे। यानी कि दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात भी है, क्योंकि 5 सदस्य इस आयोग में अल्पसंख्यक समुदायों से ही रखना अनिवार्य है। अब दोस्तों धारा 4 कहती है, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। धारा 4 की उपधारा 1 कहती है, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस तारीख से जब वह पद ग्रहण करता है 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। उपधारा 2 कहती है, अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय सरकार को स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा संबोधित करते हुए किसी भी समय यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के पद को त्याग सकेगा। उपधारा 3 कहती है, केंद्रीय सरकार उपधारा 2 में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी यदि वह व्यक्ति, बिंदु ए कहता है, अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है। बिंदु बी कहता है, किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोष सिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है। बिंदु सी कहता है, विकृत चित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है। बिंदु डी कहता है, कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। बिंदु ई कहता है, आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग के लगातार 3 अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। या बिंदु एफ कहता है, केंद्रीय सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित में अहितकारी हो जाता है। यानी दोस्तों देखिए, धारा 4 के अंदर केंद्रीय सरकार का एक बहुत ही अहम रोल बताया गया है, बहुत ही अहम भूमिका बताई गई है। यदि कोई भी सदस्य माननीय आयोग के अंदर जो कार्यरत है, यदि उसके अंदर कोई ऐसी बातें आती हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए घातक हैं या ठीक नहीं है, तो केंद्र सरकार के पास की शक्ति है, वो उसे हटा भी सकती है। परंतु इस खंड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो। यानी कि दोस्तों हम मानते हैं कि केंद्रीय सरकार के पास जो सदस्य हैं या जो अधिकारीगण हैं, बहुत शक्ति दी गई है, लेकिन केंद्रीय सरकार जब उसे हटाएगी उससे पहले उसे अपनी बात रखने का, उस सदस्य को यह अधिकार होगा वो अपनी बात को रखे कि उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है वो क्यों किया गया है, वो सही है या गलत है। उसके उपरांत ही निर्णय लिया जाएगा कि उसे हटाया जाना है अथवा नहीं। अब दोस्तों इसी उपधारा 4 कहती है, उपधारा 2 के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी। उपधारा 5 कहती है, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाए। अब दोस्तों बात करेंगे धारा 5 की, आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी। इसकी उपधारा 1 कहती है, केंद्रीय सरकार आयोग के लिए एक सचिव और उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जितने इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि दोस्तों अधिकारियों या कर्मचारी वृंद के संबंध में केंद्रीय सरकार के पास शक्तियां दी गई हैं कि वो इनको व्यवस्था को बनाने के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए बता सकती है लिखित में कि किस प्रकार से इस आयोग को चलाना है। नियुक्ति की सारी जिम्मेदारी
केंद्र सरकार के ऊपर दी गई है। उत्तर 2 में दोस्तों, आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाए। अब दोस्तों धारा 6 कहती है वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय। उपधारा 1 कहती है अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन भत्ते और पेंशन भी है, धारा 10 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किए जाएंगे। अब दोस्तों धारा 7 कहती है रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधि मान्य ना होना। यानी दोस्तों अगर रिक्तियां भी हैं तो यदि आयोग कोई कार्यवाही करता भी है तो उसे अविधि मान्य नहीं माना जाएगा। इस संबंध में धारा 7 में बताया गया है आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही को आयोग में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और न ही वह अविधि मान्य होगा। और दोस्तों धारा 8 कहती है प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। इसकी उपधारा कहती है आयोग का अधिवेशन आवश्यकता अनुसार ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझें। यानी कि दोस्तों इसमें अगर अधिवेशन की हम बात करें तो इसमें माननीय अध्यक्ष जो आयोग के हैं उनको एक शक्ति दी गई है। उपधारा 2 कहती है आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा। उपधारा 3 कहती है आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो सभी आदेश हैं या तो सचिव जी या सचिव जी की अनुपस्थिति में जो सचिव द्वारा यानी कि जो सचिव जी हैं अगर वो किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत करते हैं अपने कार्यों के लिए तो उन्हें विधि मान्य माना जाएगा, उन्हें प्रमाणित माना जाएगा। तो दोस्तों आज हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के बारे में अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में आपको बताया है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में आपको सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में हमें भेजिए, हम यथासंभव उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि हमारा YouTube चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा जो कि लीगल अवेयरनेस का एक मिशन लेके चल रहा है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकारों को समझ सके, जान सके और खुशहाल जीवन जी सके। तो दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना, देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।